राजखबर लाइव में आपका स्वागत है। स्वराज का चौपाल सजा है। आज इस चौपाल पर फिर हमारे दो दलित चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, दलितों की जिंदगी, दलितों की बेबसी को लेकर के लगातार संघर्ष करने वाले हमारे साथी डॉक्टर सुनील, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और एडवोकेसी की बात जितना वक्त बचता है यह दलित वंचित पिछड़ों अक़लियत की रहनुमाई के लिए अपना वक्त लगाते हैं, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके जज्बात के लिए अपना पूरा वक्त लगाते हैं। आपके चिर परिचित चेहरे रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और करम सिंह धवारिया जी भी हैं। आपने इनको पिछले चौपाल में इनको सुना है, अभी आप सुन रहे हैं। आज मेरी बातचीत होगी इनसे कि पिछले 3 दिनों से भारत का बौद्धिक जगत आक्रांत है। चौपाल पर पूरे देश में बहस चल रही है। वो बहस है आरक्षण को लेकर के। जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं, जो मनोवादी शक्तियां हैं, जो कथित ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, वो शक्तियां नहीं चाहती है कि दलितों का उत्थान हो। वे आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं। आरक्षण जरूरी नहीं है। वे यह भी तर्क देते हैं आरक्षण का आधार आर्थिक हो, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इनका मानना है, ये बात भी आपसे करेंगे कि किसी भी दलित वंचितों का जो शोषण हुआ आर्थिक आधार पर नहीं, वो जाति के आधार पर। अगर आर्थिक बातें होती तो बाबू जगजीवन राम जब संपूर्ण नंद सरस्वती का जब उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था तो अनावरण के बाद उस प्रतिमा को धोया गया था। जगजीवन राम का शोषण आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि जाति के आधार पर हुआ था। शिवाजी हिंदू पद पातशाही की स्थापना करते हैं, जिस शिवाजी को लेकर के संघ की राजनीति होती है। वह जब पिछड़ा शिवाजी जब राजा बनता है तो राज तिलक देने के लिए इस देश का पंडित मना करता है और शिवाजी को हाथ से तिलक दे करके नहीं, पैर से तिलक लगाता है। शिवाजी अपमानित इसलिए नहीं होता है कि शिवाजी की जो है वह आर्थिक स्थिति कमजोर थी। राजा होने के बावजूद भी उसको अपमान झेलना पड़ा, तो उनका अपमान जो था वो जाति के आधार पर था। इस समाज की जो विषमता है, समाज की जो बेबसी है, समाज में असमानता और अराजकता है, वह आर्थिक आधार पर नहीं है, वो जाति के आधार पर है। तब फिर आरक्षण पर बहस कैसे आरक्षण पर विमर्श कैसा कि आरक्षण को समाप्त करके इसका आर्थिक आधार लेना चाहिए। सच बात यह है कि यह भी अभी भी जो बाजारवाद और ब्राह्मणवाद का नया गठजोड़ है, इस गठजोड़ की नई नई साजिशें हो रही है, नई नई योजनाएं बन रही है। किस प्रकार से बाजार से, इस बदली हुई व्यवस्था से दलित वंचितों को फिर से हाशिए पर खड़ा किया जाए, वह वैसे ही इनके पावदान बने रहे, इनकी मेहनत की हुए कमाई खाते रहे। ये तमाम सवाल हैं। ये लगातार ये सवाल हजारों वर्षों से सवाल हमारे समाज के गलियारे में वो सवाल भटक रहे हैं। इन सवालों पर आज भी भारी पत्थर रखे हुए हैं। आज भी वे सवाल समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। हम उस समाधान पर चर्चा करें। हमारे साथी बैठे हुए हैं करम सिंह धवारिया जी, जो रिपब्लिकन सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और डॉक्टर सुनील, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और जनरल सेक्रेटरी है। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो नया नया खेल हो रहा है रोज, क्या लगता है आपको कि दलित समाज क्यों नहीं जागरूक होता इस खेल को समझने के लिए? कहां दिक्कतें आ रही है? ये जो षड्यंत्र दलितों के खिलाफ में लगातार ये ताकतें कर रही है, तो दलित इंटेलेक्चुअल जो है इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझता, और फिर समझता है तो इसको लेकर के अपने समाज को जागृत करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ता है? देखिए, जो ब्राह्मणवाद की जो ताकतें हैं वो हमारी जड़ों तक जा चुके हैं, ये जड़ों तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से उनको काट दिया जाता है जी। हमें बढ़ने का मौका दिया नहीं जाता है। अगर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें इसलिए रोका जाता है कि आप दलित हैं, आप संसाधनहीन हैं, और उस संसाधनों की पूर्ति के लिए जो हम प्रयास अगर करते हैं तो उस प्रयास तक वो अपना कंट्रोल रखते हैं। उस कंट्रोल के जरिए हमें जो चेन है, उस चेन को
वो हमेशा काट के रखते हैं। सुनील जी, आप ये बताइए कि आप पहले के जो दलित थे वो कमर में झाड़ू बांध के चलते थे, उनको थूकने की इजाजत नहीं थी, कमर में डब्बा रहता था उनके कोट में, और वो शाम सुबह भी नहीं निकलते थे, क्योंकि अगर शाम में निकलते या सुबह निकलते उसकी छाया लंबी होती, धरती अछूत होती। उनके अपने दलितों के ड्रेस कोड थे। लेकिन डॉक्टर सुनील खूबसूरत व्यक्ति के नाते बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, इतना चमकता हुआ व्यक्तित्व है। आपको लगता नहीं है कि वही स्थिति नहीं है जो बाबा साहब के साथ थी? आज बहुत कुछ बदली है। इस बदली हुई परिस्थिति में भी आप इतनी बेबसी क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, जो हमारी परिस्थिति है वो हम अपनी जो परिस्थिति है उसको बाबा साहब के जो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो कहते हैं संविधान है, उस संविधान की तुलना से आज हमारे को जो लड़ने की ताकत आई है, पढ़ने की ताकत आई है, जो अपने लिए जागरूकता लाए हैं हम अपने लिए, उसके माध्यम से हम सभी सीमाओं को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो आप अन्य लोगों को क्यों नहीं पहुंचाते? हम तो अभी दवरिये से बात करेंगे, आप पहुंच गए हैं तो आप अपने समाज को क्यों नहीं चाहते कि वहां? हम समाज के सभी टुकड़ों को लेकर के जो हमारे पास वक्त मिलता है उनकी मैं हर तरह से उनकी सहायता करते हैं, और वहां पे जाते हैं जो हमें लगता है कि ये जमीन से नहीं उठ पाए हैं, जो शिक्षित नहीं है, जो व्यवस्थाहीन है, और उन व्यवस्थाओं को लाने की कोशिश करते हैं, उनको जागरूकता देते हैं कि देखिए हम किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति से पहुंच करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। एक छोटे से कहते हैं कि शहर से हम आए हुए हैं, जो हमारा कहते हैं नेटिव प्लेस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आए हुए हैं, जहां पे कहते हैं सामंतवादी ताकतें और ब्राह्मणवादी ताकतें जो हमारे को हमेशा घेरे रहती थी, उन घेरे को तोड़ करके मैं किसी तरह से कहते हैं अपने स्थान से जा करके एक दूसरे स्टेट में पढ़ाई किया। वहां पे मैंने बहुत से कहते हैं संघर्ष झेला, और संघर्ष को हमने कामयाब भी किया, और संघर्ष को कामयाब करके आज हम इस स्थिति में बैठे हैं कि हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, और कहते हैं एक नाम के द्वारा, एक जो हमें आज नाम मिला है, जो हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मुझे नाम मिला है, और सुप्रीम कोर्ट के खुद के पैनल में हूं, मैं यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल में हूं, और सरकारी महकमे में हूं, तो वो किस तरह से हूं? वो इस तरह से हूं कि मैं हमेशा संघर्ष करने की ताकत हमें आई है, क्षमता आई है। धवारिया जी, अभी 2 प्रश्नों का उत्तर अभी डॉक्टर सुनील दे रहे थे कि संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुंचे। आप भी संघर्ष के बल पर नई पीढ़ी के हस्ताक्षर बने हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, स्वावलंबन दिशा में काम कर रहे हैं। जब आप दोनों मेहनत करके यहाँ बढ़ सकते हैं, आप परिस्थितियों का रोना नहीं रो रहे हैं, और जो शेष दलित हैं वे क्यों परिस्थितियों को रोना रोते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला? ना मिलता तो आप दोनों यहाँ स्टूडियो में थोड़े बैठे होते। आप क्या कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? बाबा देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बयान अभी यूपी चुनाव से पहले भाजपा का है कि आरक्षण की समीक्षा करनी जरूरी है या करनी चाहिए, तो मैं अपनी सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से, बीजेपी से मैं ये सवाल करता हूं कि समीक्षा करनी है तो सबसे पहले जाके समीक्षा करो उस दलित समाज के, उस परिवार की, दलित समाज की, जिन्होंने इतना कुछ सहन करने के बाद जो समाज है वो आज भी एक वक्त ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जो भूखा सोते हैं। समीक्षा करनी है, जाके उन मंदिरों की समीक्षा कीजिए जहां आज भी 100%, 100% ब्राह्मण ही पुजारी है। क्यों? क्या वहां दलित समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है? आज आपके सामने बैठे हुए हैं हमारे वकील साहब, साथ में बैठे हुए हैं, जब वो इतने एजुकेटेड हो सकते हैं, तो आप जब आप ढूंढने जाएंगे, समीक्षा करने जाएंगे, तो आपको लाखों की तादाद में दलित समाज में ऐसे शिक्षित लोग मिलेंगे, लाखों की तादाद में। हालांकि वो संख्या आज भी बहुत कम है, क्योंकि करोड़ों अरबों में दलित समाज के लोग हैं, उसमें से लाखों लोग भी अगर आपको बुद्धिजीवी मिलते हैं, क्या वो मंदिरों के अंदर पुजारी नहीं बन सकते? आज भी क्यों है मतभेद? बहुत सुंदर आपने एक विषय को छेड़ दिया धवारिया जी की मंदिरों में आपको पुजारी नहीं बनाया जाता है, आज भी आपको अछूत की तरह देखा जाता है। आप इनके मंदिर में जाते क्यों हैं? आप अपना भगवान क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्यों आपकी बेचैनी है कि हम इन्हीं के मंदिर में जाकर के दुकानदारी चलाएं? आपको जरूरत क्या है इनके मंदिर की? ये एक
क्यों नहीं खारिज करते? ये जो चीजें हैं एक 500-700 सालों से जो चलती आ रही है, जो पिछले कई युगों से चलती आ रही हैं, ये एक अफीम की तरह ये लोग समाज में फैला चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक अगर नशा करने वाला व्यक्ति है तो वो नशा करने के साधन ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं। आप इस नशा के पक्ष में क्यों आंदोलन? मैं वही कह रहा हूं। नहीं, नशा पक्ष में नहीं जा रहा मैं। ये नशा इन लोगों ने कई पीढ़ियों से ये डालते आ रहे हैं, और आज लोग इस बात को समझ रहे हैं। मंदिर में जाना, कहते हैं ईश्वर हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। अगर ईश्वर परमात्मा हर जगह है तो मंदिरों में जाना छोड़ें। पिछले साल 2 साल में मंदिरों में दान जो होता था उसमें भी कुछ कमी आई है, बट फिर भी ये जो दुकानदारी इन्होंने चलाई, इन्होंने, वहां जाके पैसा दान कौन करता है? पुजारी तो नहीं करता, या कोई ब्राह्मण तो नहीं करता। तो जब आपके पैसे पर इनके मंदिर चलते हैं, आपके पैसे पर इनकी आजीविका चलती है, ये सारा भगवती जागरण करने वाले दलित हैं, रामायण पढ़ने वाले दलित हैं, दान देने वाले दलित हैं, आपकी ही पूंजी पर आप पढ़े लिखे, आप अपने यहां सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, आप इतने पढ़े लिखे, अपने से क्या कहानी तक नहीं पढ़ते जो पंडित को बुलाते? आपको जो बीमारी है दलितों को, ये बीमारी से कब मुक्त होंगे? खासकर पढ़ा लिखा दलित तो और मुक्त नहीं हो पा रहा है। आप उनके पूजा, त्योहार, होली, दीपावली को क्यों स्वीकार किए हुए? बाबा, होता क्या है कि हमारी जो नारी शक्ति है ना, उसको एक तरह से कैप्चर किया हुआ है। मानसिकता, मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में भी कहा था, मानसिकता चेंज होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लोग, अगर कोई, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर यहाँ आके ब्राह्मण ही कोई मंत्र का जाप करे या कोई पाठ पढ़े, तो मैं अपने घर में मैं अगर सक्षम हूं, मैं शिक्षित हूं, तो कोई भी शिक्षित मेरे समाज का क्यों ना वो मंत्र पढ़े। देखो, हम क्या है कि इसमें बड़ा इतना घुलनशील हो चुका है ये जो अफीम है धर्म की और जातिवाद की जीन में जा चुका है। इसको निकालने के लिए जो इतने वर्षों से चलता रहा है उसको थोड़ा समय लगेगा। हम आज भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि इस ब्राह्मणवाद से और इन सब चीजों से बचा जाए। कोई भगवान मंदिर में अगर होते तो केदारनाथ में ये सैलाब नहीं आता। ये इतनी जो एक नेचुरली हम कई बार देखते हैं इतना कुछ घटित हो रहा है आजकल, ये सब नहीं होता। अगर भगवान ईश्वर होते तो वो गरीब और अमीर नहीं बनाते। ईश्वर अगर कहीं है तो वो आपकी सोच में है, वो आपके उस जो आप संघर्ष करते हैं या आप आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ठोकर लगी, परमात्मा ने बचाया कि ज्यादा चोट नहीं आई, ज्यादा चोट आई तो भी परमात्मा चाहते थे, आपके कर्म थे। ये सब चीजें बनी बनाई हैं। आपको नहीं लगता है धवारिया जी कि लगातार मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को कोसते रहने से बेहतर है उस पर समय लगाने से कि आप शिक्षित बने, आप संगठित हों, आप संघर्ष करें। जितना वक्त आपको उसको कोसने में लगाएंगे तो छोटी रेखा को ढकने के लिए एक बड़ा उपाय है कि बड़ी रेखा खींचिए। तो इन दलितों के पास बड़ी रेखा खींचने की ताकत क्यों नहीं है? जिनके पास नहीं है तो मान के चलिए कि वह पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वे दलित रेखा खींचने के बजाय वह भी वैसे शोषणकारी समाज का हिस्सा हो जाते हैं। कल पंडितों ने शोषण किया, और ये जो नव पंडित हैं, नए नव ब्राह्मणवादी हैं, ये भी जो पैसा कमा लेते हो तो अपने ही बिरादरी का शोषण करते हैं। तो आप लोग कब चेतिएगा? ये सवाल आप दोनों से गंभीर है क्योंकि पढ़े लिखे दोनों लोग हैं। बाबा, इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग, दलित वर्ग सभी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने स्तर पर जितने भी हमारे शिक्षित लोग हैं वो जाएं, वो अपने पड़ोस में मोहल्ला सभा करें, चौपाल रखें, हर घर में जाएं, एक दूसरे घर में जाएं। शिक्षा सबसे जरूरी है, अनिवार्य है। जिस दिन वो आपके बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगी, जिस दिन आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वो बच्चे ये चीज समझना शुरू कर देंगे। उनको समझाने के लिए एक अलग से संगठन बनाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद में इतना संपन्न हो जाएंगे कि पूंजीवादी, समाजवादी किसी भी तरीके से आपका कहीं भी कोई चीर हरण या आपके किसी हक को नहीं खा पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसी समाचार अपार्टमेंट से जब कबाड़ी वाला निकलता है तो वहां से अखबार के बंडल निकलते हैं। आपके समाज से जब कोई कबाड़ी वाला वो चिल्ला करके निकलता है तो उस पर जो है शराब की महंगी महंगी बोतलें होती है। आपके नौजवान पढ़ लिख करके वह फिर से ड्रिंक, ड्रग, डांस और डाइवोर्स, ये जो 3D है, तो आप क्यों नहीं अपने नौजवान को प्रेरित करते हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हारे आंगन से भी, तुम्हारे घर से भी कबाड़ी वाला अखबार का बंडल लेके जाए। ये तो कबाड़ी वाले से पता चल जाता है कि इस मोहल्ला में वाल्मीकि जी हैं, इस मोहल्ला में ब्राह्मण जी हैं। तो अभी तक आप अपने समाज को पढ़ने लिखने का अतिरिक्त प्रयास क्यों नहीं करते? कब तक बाबा जी का मंत्र जो है वो जपते रहेंगे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो? आप लोग करते क्यों नहीं कुछ है, केवल भाषण देते हैं आप लोग? मैं इसी चीज को
जो है आगे लाने के लिए मैं आज अगर पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं कुछ समय समाज को इसलिए देता हूँ कि मैं उस समाज में जा करके और अपने विचार उनको रखूं, और उस विचार के तहत सबसे पहले मैं उनसे ये कहता हूँ कि पढ़ाई करिए, आप शिक्षित होइए, उसके बाद नशा मुक्त होइए। कैसे होगा शिक्षित? दारू सामने होगा, पिएगा ही। वो पढ़ने का माहौल नहीं है। तो आपने कभी कोई एक पुस्तकालय बनाने का, अम्बेडकर साहित्य बांटने का, कभी पत्र पत्रकारिता करने का, आप जब तक उसको देंगे नहीं तो केवल बातों से तो पेट भरेगा नहीं, बातों से तो बदलाव होगा नहीं। आप उसके लिए स्ट्रक्चरल और एक मॉडल क्यों नहीं खड़ा करते हैं, जहां की दलित छात्र जो कभी विद्यालय नहीं गए हैं, तो आप एक दिन उसको पढ़ाने में समय लगाइए, या फिर नहीं पढ़ना, या फिर पढ़े लिखे नौजवान हैं चौपाल पर बैठे रहते हैं, तो उसके लिए वाचनालय पुस्तकालय दीजिए। बेरोजगार नौजवान है तो वो कैसे रोजगार करें, तो कोई कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाइए। महिलाएं जो बैठी हुई गांव में, घर में, उसके लिए कोई रोजगार का साधन दीजिए। इस पर आप लोग कोई संगठित, सस्टेनेबल और स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग केवल भाषण देते हैं, दलित दलित चिल्लाते हैं। आपसे यही प्रश्न, आपसे भी यही प्रश्न, धवाड़िया जैसे भी। आप बताएं। मैं भाषण नहीं देता हूँ, और मैं भाषण देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। सिर्फ मैं संदेश देने के लिए आया हूँ कि जो हम कहते हैं, जो हम हमारी टीम जो है, और एक अम्बेडकरवादी संगठन के तहत हम लोग आए हैं, और उस संगठन के तहत हम अपने ग्रुप को जहाँ पे दलित समाज है या किसी तरह से जो वंचित समाज है, उनके पास जा करके शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहित के तहत मैं उनकी शिक्षा के लिए जो उनकी कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको कहते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कहते हैं आ बा सादा कुछ भी नहीं मालूम है, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठ करके, जो भी आपके समाज में है, चाहे 10वां पास है, चाहे कहते हैं एमए है, ग्रेजुएट जो भी है, उनके साथ पढ़ करके उनकी भाषाओं को सीखिए। और सीखने के तहत आप कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ भी जो भी है समाचार देखने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करें, जिसके माध्यम से आपको बहुत से ज्ञान भंडार मिलेगा। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई कहते हैं जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ के आपको सुनाए, और उसके जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो अपने कानों तक रखिए, अपने हृदय तक रखिए, और अपने आप में परिवर्तन लाइए। जब आप परिवर्तन लाएंगे तो आप दलित समाज को अपने आप कहते हैं एक परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन के तहत आप आगे बढ़ने की आपको क्षमता हो सकती है, लड़ने की क्षमता हो सकती है। चाहे कानून के तहत आप लड़ने की क्षमता रखें, चाहे कहते हैं पुलिस महकमे के साथ लड़ने की क्षमता रखें, वो सब सिर्फ आएगा तो पढ़ने कहते हैं एक शिक्षा के माध्यम से आएगा। और उस विचार को जो है वो कहते हैं अपने वहां जो भी कहते हैं अपने समाज के लोगों को लीजिए, ना कि आप एक क्या कहते हैं ब्राह्मणवाद को लीजिए, ना कहते हैं सामंतवाद को लीजिए। सिर्फ अपने समाज के लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको जोड़िए, और उनके माध्यम से संदेश सुनिए, और संदेश के माध्यम से आप आगे बढ़ने की कोशिश। अच्छा धवाड़िया जी, आप तो बड़े नेता हो रहे हैं और दिल्ली में चुनाव भी लड़वा रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? जो है आप लोगों के पास में कोई, इस जो बात में अभी डॉक्टर सुनील से किया, कोई योजना वास्तव में है, या फिर नेतागिरी चमकाने का खेल है? क्या काम है इसमें? नेतागिरी चमकाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नेता बनना कोई ना हमारा सपना है, ना कोई मकसद है। नेता तो हम उस दिन बन जाएंगे जिस दिन हमारे समाज के दलित लोगों की भागीदारी अपनी जनसंख्या के आधार पर राजनीति में होगी। शिक्षा पे जो बात अभी डॉक्टर साहब ने भी रखी, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं अभी कुछ स्कूल्स में गया था, उसमें कुछ प्ले स्कूल्स भी थे, तो मैंने एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की कि हम हर स्कूल में जाके ये अपील करें कि कम से कम वो एक बच्चे को, एटलीस्ट एक बच्चे को अडॉप्ट करे, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए। जितना अगर वो स्कूल आपका सीनियर सेकेंडरी है या आपका प्ले स्कूल है, वो उसको उस अपने स्कूल की जो मैंने बताया सेकेंडरी है या प्ले है, वहां तक उनको शिक्षा दे। उसके बाद आगे जहां बच्चा जाए फिर हम वहां कोशिश करें, कॉलेज में कोशिश करें। इस तरह से अगर हम एक बच्चे पर फोकस करें तो दिल्ली में लगभग 1000 स्कूल तो होंगे, छोटे बड़े सब मिला के, तो समझिए कि एक साल के अंदर 1000 बच्चे शिक्षित होते हैं। और अगर आप पूरे हिंदुस्तान में इस अपना जो ये हमने चलाया है मिशन, इसमें अगर वो जोड़ते चले जाएं तो आप ये पाएंगे कि एक साल के अंदर लाखों बच्चे आपके जो नहीं पढ़ सकते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, वो टिल ऑन डेट
शिक्षा पा रहे हैं। और वो बच्चे जब शिक्षित होना शुरू होंगे तो 1 साल में जहां लाख बच्चे शिक्षित होंगे, 10 साल में 10 लाख भी होंगे। ये हुई एक मिशन की बात। दूसरा, हम लोगों ने जो संगठन बनाया है, जो हमारा जो ग्रुप है, हमने कोई रजिस्टर नहीं कराया अपना संगठन। सामाजिक संगठन भी हम चलाते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसमें हमने ये भी एक बनाया है कि आप जाएं, अगर आपके पड़ोस में या घर में या परिवार में या कहीं और किसी गांव में या देश में, जहां भी आप चाहे घूमने ही क्यों नहीं जा रहे हैं आप कहीं, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा परिवार और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम लोग संपर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उस पर हम लोग अपना कोई निष्कर्ष निकालते हैं और उसकी जितनी मदद हम कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक बताइए कि अब चुनाव, आप लोग चुनाव उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, जी। दिल्ली में चुनाव है, आपका जो दलित समाज है उसके कंधे पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा है, उदित राज का झंडा है, भाजपा का भी झंडा है, आम आदमी का झाड़ू भी है। ये तमाम जो दलित समाज है, सभी पार्टी का कहीं न कहीं नौजवान झंडा ढो रहा है। ये जो झंडा ढोने वाला जो दलित समाज का नौजवान है, उससे कैसे तोड़ करके इन तमाम दलों से प्लस आपके लिए क्या होगा जो कल आपका भी झंडा ढोएगा? आपके पास अगर प्लस नहीं होगा तो क्यों वहां से आपके दुकान पर माल खरीदने आएगा? बाबा आपने सवाल, एक ऐसा सवाल किया है कि वाकई में बड़ा जटिल उसका मतलब जवाब देना। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे घर में या आपके परिवार में, किसी भी एक परिवार में 10 सदस्य हैं और उनके लिए खाना बनाना है। तो जब हमारी माँ, बहन, बेटी जब वो तवा रखती है चूल्हे पे, तो क्या वो इकट्ठा सबके लिए रोटियां बना देती है? पहले एक रोटी बनती है, एक एक करके वो जोड़ती है कि अब 20 रोटियां बन गई हैं और मेरा परिवार अब भरपेट करके सो सकते हैं। तो हम वो जो तवा हमने रख दिया है आग के ऊपर, अभी रोटियां जो हम अपने गरीब दलित भाइयों के लिए जो हम, हमारी कोशिश है कि वो भरपेट करके सोएं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, कोई भी है, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अब बता, आप रोटी बनाते जाएं, सभी दल वाले खाते जाएं। नहीं, सभी दल वाले नहीं खाते जाएं। ना ना बाबा, नहीं, वैसे ही रह गए, मेरे रोटी बनाने में रह कोई बात गए। नहीं। अगर मेरा समाज उठ जाता है, मैं एक वक्त भूखा भी सो जाऊं और मेरे को लगे कि उस मेरे भूखे रहने से, एक वक्त का खाना खाने से एक परिवार का पेट भर गया है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि एक वक्त का खाना मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। पेट उसका परिवार का भरना चाहिए। अच्छा, अम्बेडकर बात की, खेती आप करते रहे, फसल भी, बीज भी लगाएं, फसल भी हो जाए, फिर दूसरी पार्टी आकर के आपकी फसल को लूट ले जाए, तो आप जीवन भर खेती करते रहिएगा कि कुछ कीजिएगा भी? आप क्या करेंगे? देखिए, अभी है हमारे अम्बेडकरवाद के माध्यम से सारे राजनीतिक दल, जो कहते हैं रोटियां सेकते रहे हैं और हम ही को नोचते रहे हैं जी, और उसके नाम पे वोट लेकर के आज सत्ता पर बैठे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उस सत्ता को छीनना चाहता हूं और वो जो सत्ता है वो अपने दलित समाज को देना छीनना चाहते हैं कि बंदरबाट करना चाहते हैं? नहीं, लूट लो, हम भी ना, बंदरबाट नहीं करना चाहते। अच्छा, हमारा मिशन, अधिकार चाहिए। मेरा पूरा मिशन अलग है, वो उनके माध्यम से बिल्कुल नहीं है। उनका सिर्फ राजनीतिक, कहते हैं रोटियां सेकना है और कहते हैं कि जो दलित समाज है उसको मिसगाइड करना है। हम मिसगाइड नहीं करना चाहते, हम मिसगाइड नहीं करना चाहते, यूज नहीं करना चाहते। मैं यूज नहीं करना चाहता। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, दलितों को पावदान नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं, दलितों को पावदान नहीं, हम उनको ताज पहनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब पाँव पोछ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं उसको? मैं उनको कहते हैं कि ताज पहनाना चाहता हूं। जो कहते हैं आज तक जो अन्य पार्टियां हैं जिनके माध्यम से वो सिर्फ मेहनत करते हैं, उनका झंडा लेकर के चलते हैं, वो उस झंडे को कहते हैं वहीं पर रोकना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा झंडा भी लो और हमारे कहते हैं हमारा वोट भी लो और हमारा, आप एमएलए भी बनो, आप मंत्री भी बनो। अच्छा, हम पूरी तरह से भागीदारी चाहते हैं। दलितों के नाम पर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, लगातार दलितों को बेवकूफ बना करके सत्ता पाती रही। आगामी चुनाव में आपके पास में उन दलितों को बेवकूफ बनाने के और क्या क्या आपके पास में औजार गढ़ा है आप लोगों ने? क्या क्या कुछ फिर से दलित को बेवकूफ बना करके फिर से हम एक नया उदित राज, नया कांसी राम आप बन जाएंगे, ऐसा कुछ योजना बनाया? मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मैं जो आज तक हम लोगों को जो बेवकूफ बनाते, जो अन्य पार्टियां परेशान हो रहे होंगे, जो अन्य पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती आ रही हैं, हम उस मिशन को मैं तोड़ना चाहता हूं। बेवकूफ नहीं बनाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। आप क्या करेंगे? जब कि बताइए कि आप, मैं बाबा, आप इतने सवाल करते हैं, आज एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, हम ही से आपके माध्यम से जी, कभी हम भी ये एहसास कर लें कि हम भी रिपोर्टर हैं। हम तो चाहते हैं कि आप बाबा, आप एक बात बताएं, एक नेता, ये जो पीछे जो राजनीति होती आ रही है,
अखिलेश यादव जी के ये आपके गंभीर बातों को जी। पूरा ऑडियंस कब जी, देखेगा, जी, इसलिए जी, मैं बहुत जी, मैं बिल्कुल कठोर सवाल में कर रहा बिल्कुल। हूँ जी। अखिलेश यादव जी के परिवार में आज राजनीति में कितने लोग हैं? सारे लोग हैं, पूरा खानदान, प्राइवेट पूरा लिमिटेड कंपनी हो गई ना। हाँ। उसके बाद आप एक एक करके ऐसे नेताओं को पकड़ते चले जाएं। आप देखें शीला दीक्षित जी के परिवार में कितने लोग हैं। मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी फर्म बना ली, हर एक ने अपने अपने नाम से, कि मेरी सपा प्राइवेट लिमिटेड है, मेरी कांग्रेस दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसे करके बना ली। नहीं बनेगी, यही मैं आपको बोलना चाहता था, वो नहीं बनेगी। और दूसरा, जब आपका आदमी वहां आपका घर ऑफिस सब सफाई दलित समाज का लोग करते हैं, उसी में जाके वो आदमी बैठते हैं, वो नेता लोग बैठते हैं, और वो सफाई के बाद अगर दलित समाज का आदमी वहां जाके बैठ जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं यार हम अछूत हो गए। ये मानसिकता, ये समझ मैं तो समझ नहीं पाया आज तक, इसलिए बाबा मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये चीजें दूर नहीं होनी चाहिए? ऐसा समाज के साथ कब तक होता रहेगा कि सफाई मेरे आदमी करके आ रहे हैं, मेरे आदमी वहां चाय बना रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, उन्हीं साफ बर्तनों में वो चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मगर अपने साथ वो खाना खिलाना पसंद नहीं करते, अपने साथ वो चाय पिलाना पसंद नहीं करते, अपने साथ वो रहना ठहराना पसंद नहीं करते। उत्तर इसका धवरिया जी यह है, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं चौपाल पर बैठा हूं, ना तो मैं एंकर हूं, ना आप हमारे हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात यह है कि पहली दफा आपने इस प्रकार की खुली चर्चा किसी चैनल पर देखी? जी बिल्कुल। यह नहीं देखी है तो आज मैं चाह रहा हूं कि सदियों के बाद उस समाज का नौजवान अगर आज कैमरा के सामने बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, किन बातों पर बोल रहा है, महत्वपूर्ण यह बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी जुबान खुली है, वो कैमरा के सामने में है और पूरी दुनिया के सामने कहना चाहता है कि मैं भी अब बोलना सीख गया हूं, मेरी जुबान में भी ताकत आ गई है, मैं अपने सवालों को जो है जनता के सामने रख सकता हूं। पहले तो बोलने की इजाजत नहीं थी। आज धवारिया जी और डॉक्टर सुनील यहां इसलिए बैठे हुए हैं कि बाबा साहब की जैसे तमाम लोगों की असंख्य कुर्बानियां हुई, अगर उनकी कुर्बानियां नहीं होती आप यहां बैठे नहीं बैठे। समाज बदला है और हम भी बदलेंगे। दुनिया की कोई ताकत इस बदलाव की धारा को रोक नहीं सकती है। किशन पटनायक ने अपनी किताब में कहा कि यह सदी शूद्रों की होगी, श्रमणों की होगी, मेहनत करने वालों की होगी। यह लूटने वाला अभी समाज में जिंदा नहीं रह सकता है। तमाम प्रकार की साजिशें, वोट के बहेलिए, वोट के सत्ता के शिकारी तमाम प्रकार के प्रलोभन देंगे। दलित समाज से निवेदन है, उन्हें सुझाव है कि आप अपनी क्षमता को आंकें, छोटी सी राशि, छोटे से दारू के बोतल पर ना बिकें, अपनी ताकत को महसूसते हुए आप अपने अधिकार की मांग करें। जो नेता गलत आश्वासन दे करके आपसे वोट लेते रहे, उसके गिरेबान को पकड़ें, उसके मुंह पर सवाल करना सीखें। यह वक्त है आपके चुप्पी को तोड़ने का। आप बिके नहीं, डटे रहें और बाबा साहब के उस मंत्र को अपने जीवन में उतारें कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील और आप धवारिया जी, आप हमारे चौपाल पर आए। फिर हम आपको बुलाते रहेंगे, आपकी चर्चा को हम जनमानस तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले बाबा जी सभी देशवासियों को, पूरी रिपब्लिकन सेना, स्वराज परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से 68वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद बाबा।